हेम डिपार्टमेंट से जो लोग आए हैं अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दे दें कमेटी को। जी, मैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद। सर साहिबजादी वसीमा उमर, स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़। आसिफ अली फ़रूख, डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़। मोहम्मद नादिर जी प्लीज़ प्लीज़ चिकन आदिल जनरल मैनेजर इंजीनियर्स फीडबैक जी अगर महकमा ते मुकंदे हो तुसी सर मोहम्मद नादिर एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट सर। जी बहुत शुक्रिया जी। सर आज के एजेंडे में 2 आइटम हैं, एक बिल है और एक ज़ीरो आवर नोटिस है। तो पहले बिल को टेकअप सर जी बिल के बारे में डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब जो है ना कमेटी को ब्रीफ करें। जी, मेरी बिल के मामले में गुजारिश होगी, हमारे डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं यही जो हमारा बॉयलर एंड प्रेशर लेके वेसल्स का जो एक्ट है या ऑर्डिनेंस है उसको डील करते हैं। ये आपको शेक बाय शेक वो लेके आपको ब्रीफ करेंगे जी। थैंक यू सर, ये जो हमारा कानून है बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स ऑर्डिनेंस 2002, ये सर हमारा लॉ है जिसके तहत सूबे में जहाँ भी बॉयलर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होते हैं। हमारे पास एक सेटअप है, विंग है हमारा, जिसे जहाँ चीफ़ इंस्पेक्टर बॉयलर्स होता है उसके नीचे डिप्टी चीफ़ वगैरह होते हैं और इंस्पेक्टर्स होते हैं। हमारा एक सर्कल्स होते हैं, अपने सर्कल लेवल पे इंस्पेक्टर होता है। सो हर बॉयलर जो है उसने पहली दफ़ा रजिस्टर होना है और फिर हर साल उसने रिन्यूअल करानी है अपनी रजिस्ट्रेशन की और उसकी इंस्पेक्शन भी होनी है। मकसद ये है कि बॉयलर सेफ़ रहे, महफूज तरीके से काम करे और वो मतलब ब्लास्ट ना हो, एक्सीडेंट ना हो। तो ये सर एक्ट जो है, ऑर्डिनेंस जो है, इसी मकसद के लिए है। इसका सर अमेंडमेंट का बैकग्राउंड ये है कि जो बॉयलर्स हैं सर उसमें एक्चुअली बॉयलर में फ्यूल इस्तेमाल करके तो उसमें जो पानी है उसको बहुत बड़ी मिकदार में स्टीम बनाया जाता है और उस स्टीम से एनर्जी पैदा करके तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो एक ट्रेंड ये है कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे टायर इस्तेमाल कर लिए, कोई और गलत किस्म का फ्यूल, सब स्टैंडर्ड फ्यूल। तो जब पिछले साल स्मोक का इशू हुआ तो हमें ये कहा गया कि आप फ्यूल को भी रेगुलेट करें। तो हमने कहा कि हमारे पास ये जो कानून है ये हमें ऐसा कोई इख्तियार नहीं देता, क्योंकि हम सिर्फ उसकी सेफ्टी पे बात कर सकते हैं, फ्यूल पे बात नहीं कर सकते। तो फिर डायरेक्शन ये मिली कि कानून को अमेंड कराएं और उसमें अपना इख्तियार लें। तो हमने सर मेजर जो उसमें अमेंडमेंट है, यानी जो असल जिस मकसद के लिए हम लाए हैं वो ये सर फ्यूल वाली है, ताकि हमारे पास ये इख्तियार आ जाए कि अगर वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है तो वो हम उसे एक्शन ले सकें उसके ख़िलाफ़। फिर सर हमने इसी दौरान यानी जब ये कर रहे थे तो हमने ऑर्डिनेंस को दोबारा देखा तो कुछ मज़ीद छोटी मोटी उसमें इम्प्रूवमेंट की हमें सर गुंजाइश नज़र आई। तो बाकी जितनी अमेंडमेंट्स हैं सर वो इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तहत और कहीं पे हमें ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं सर अगर आप इजाज़त दें तो फिर सेक्शन बाय सेक्शन ब्रीफ कर देता हूँ ऑनरेबल हाउस को। जी सर, ये लगाइए प्रेजेंटेशन सामने पढ़िए, ऊपर ऊपर हाँ यही, इसको फुल स्क्रीन कर लें। ये सर हमारा पंजाब बॉयलर्स प्रेशर वेसल्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 का बिल है सर। नेक्स्ट, इसमें सर यही बैकग्राउंड जो सर मैंने ज़बानी आपको ब्रीफ किया है यही है और ये हमारे कैबिनेट ने सर 23 अप्रैल को सर इसे अप्रूव किया। नेक्स्ट, ये सर अब जहाँ पे ये कंपैरिजन है, जहाँ पे चेंजेस हैं, पहली सर जो चेंज है वो सर हमारे पास ये है कि हमारे पास सर एक एक्सीडेंट का भी इसमें तरीक़ेकार लिखा हुआ है। जो एग्जिस्टिंग तरीक़ेकार है वो ये है कि 10-12 बंदों की कोई एडहॉक कमेटी है जिसमें फेडरल चैम्बर्स के मेंबर होंगे, प्रोविंशियल चैम्बर के होंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे। बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब सर अगर एक कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम उस पूरी कमेटी को कैसे कहें कि तुम आप फ़ौरन जाएँ और 24 घंटे के अंदर जाके इंक्वायरी करें, तो वो एक थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। उस एडहॉक टाइप कमेटी को सर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं और सर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि डायरेक्टर जनरल एक कमेटी छोटी सी 3-4 बंदों की कॉन्स्टिट्यूट करके तो उसे 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट साइट पे भेजे ताकि वो फ़ौरन एविडेंस के ख़त्म होने से पहले इंक्वायरी कर ले। तो ये इसमें सर इसलिए डेफिनेशंस में हम एडहॉक टेक्निकल कमेटी को सर डिलीट करवा रहे हैं। नहीं, जो दूसरी कमेटी डीजी साहब बनाएंगे उसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे सर? वो उसके अंदर टेक्निकल लोग ही होंगे सर, यानी जो इंजीनियर्स हैं सर, हमारे अपने जो इंस्पेक्टर्स भी हैं। फिर हमारे साथ सर कुछ हमारा बोर्ड एक होता है सेफ्टी बोर्ड, उसमें रिटायर्ड
इंजीनियर्स होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको हम सर 3 बंदों की कमेटी बना के फ़ौरन रवाना कर सकते हैं, क्योंकि कभी फैसलाबाद में हो जाता है, कभी गुजरांवाला में है, कभी लाहौर में है, कहीं भी हो सकता है, तो हमें फ़ौरन कमेटी भेजनी चाहिए। हमारा ये है कि हम 24 घंटे के अंदर कमेटी भेजें सर, वो इसलिए उसको आसानी पैदा करने के। और 3 बंदे तो सर जा सकते हैं, बट 10-12 बंदे इकट्ठे करना, जो कोई चैम्बर का ओहदेदार है उसको भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। दूसरा सर, इसमें हमारे ऑर्डिनेंस में डायरेक्टर जनरल की डेफिनेशन नहीं थी सर, वो ऐड की है। फिर हमारा सर एक नया पोस्ट हमने कन्वर्ट की थी, चीफ इंस्पेक्टर के बाद एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं होती सर, वो फाइनेंस ने बजट में बना दी थी, पर हमारे एक्ट में नहीं थी, ऑर्डिनेंस में, वो सर हम उसमें ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट सर, हमारे चीफ एग्जिस्टिंग लॉ में चीफ इंस्पेक्टर को भी गवर्नमेंट लगाएगी, डिप्टी चीफ को भी गवर्नमेंट लगाएगी, तो ये सर गवर्नमेंट की काफ़ी पुरानी डायरेक्शंस हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस के बाद, कि कवानीन में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा है, यानी पूरी कैबिनेट के पास केस आना होता है, तो बेहतर है कि जहाँ मुनासिब हो कोई और अथॉरिटी डाल दें। तो सर हमारा चीफ इंस्पेक्टर 19 में होता है, तो हमने चीफ मिनिस्टर लिखा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर के लिए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, और जो डिप्टी चीफ है जो 17 का होता है उसके लिए डायरेक्टर जनरल हमने सर प्रपोज किया, क्योंकि हमारी जो बाकी पोस्टें हैं सर वो भी इसी तरह से हैं सर। सॉरी, एडिशनल और डिप्टी के लिए सेक्रेटरी हैं, और इंस्पेक्टर जो है जो BS 16 में है उसके लिए डायरेक्टर जनरल। तो ज़रा पढ़िएगा, यहाँ पे एडिशनल कहाँ पे लिखा हुआ है आपने? सर वो एक्चुअली जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये है कि जहाँ पे डिप्टी आएगा उससे पहले एडिशनल भी लगा देंगे, उन्होंने इस तरह से लॉ नहीं, डिपार्टमेंट। ये जो प्रपोज अमेंडमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने दी है हमें, इसके अंदर नंबर 2 में देखें ना, जहाँ पे आपने सेक्रेटरी की पार लिखी है, जी जी, वहाँ पे डिप्टी का लफ्ज़ तो मुझे पढ़ने में मिल रहा है, यहाँ पे एडिशनल का लफ्ज़ नहीं है। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए था। असल में हम वो जो अमेंडमेंट बिल है सर उसको फॉलो कर रहे थे। अमेंडमेंट बिल में एक जगह है कि जहाँ पे भी डिप्टी होगा साथ में एडिशनल ऐड कर दिया जाएगा, तो वो इसलिए, लेकिन होना चाहिए था। कंपैरेटिव में देख रहे थे तो मैं जी सर, वो खोला हुआ था मैंने। जी सर, होना चाहिए था, मिस हो गया सर। नेक्स्ट, ये सर वो सेक्शन 6 है हमारा सर, वो प्रोविजन है। सेक्शन 6 में सर मैं थोड़ा सा इसमें तफसील से वजाहत कर देता हूँ। ये हमारा मेजर सर प्रोविजन है। ये प्रोहिबिशन कहती है, यानी ये हमें मेजर इख्तियार देती है कि कहीं भी बॉयलर अगर यूज़ हो रहा है तो जो उसका ओनर है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग लॉ है सर, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनलेस इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और उसका जो यानी सर्टिफिकेट वगैरह और हायर मैक्सिमम प्रेशर जो उसको अलाउड है उससे हायर नहीं जाएगा, और उसने कोई कॉम्पिटेंट इंजीनियर, बॉयलर इंजीनियर वहाँ पे मौजूद होगा। यानी जब अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो नहीं चला सकता। इसमें हम सर ये एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, सब सेक्शन F जो है, कि वेयर एनी मटीरियल यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कंबस्शन इन कंट्रावेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। यानी हमने ये कहा कि जो हमारा सेफ्टी बोर्ड है वो अगर कुछ प्रिस्क्राइब कर देता है, स्टैंडर्ड बता देता है फ्यूल के हवाले से फॉर एग्जांपल, तो अगर वो उसको कंट्रावीन कर रहा होगा तो वो नहीं चला सकता। यानी ये लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि उल्टी तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल जो सेक्शन है उसकी लैंग्वेज ऐसे है कि नो ओनर ऑफ अ बॉयलर शैल यूज़ द बॉयलर अनलेस, इन केस, अनलेस, इस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए हमें भी ये वेयर इस तरह से करके इसको लैंग्वेज को ड्राफ्ट करना पड़ा है। और ये आप रूल्स के अंदर या रेगुलेशंस में डिफाइन करेंगे कि कौन सा सब स्टैंडर्ड फ्यूल? नहीं सर, बोर्ड जो है, बोर्ड उसको डिसाइड करेगा, हम उसको नोटिफाई कर देंगे। सेफ्टी बोर्ड सर। नहीं, सेफ्टी बोर्ड नहीं, परमानेंट बोर्ड जो सेफ्टी सर ये इसी ऑर्डिनेंस के तहत एक सेफ्टी बोर्ड बना हुआ है, वो बोर्ड डिसाइड करेगा, उसको सेक्रेटरी साहब चेयर करते हैं सर। जी जी सर। ये सर 25 है सेक्शन जी। इसमें बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज मेंबर, और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ इंस्पेक्टर,
और 1 person nominated by Lahore Chamber of Commerce Industry, 1 person nominated by Federal Chamber of Commerce Industry, 2 manufacturers of boilers, 2 users of boilers and pressure vessels, 1 representative of Inspection Authority, a faculty member of Mechanical Engineering Department of University of UET Lahore, a boiler engineer nominated by the government. और फिर उसके बाद कोऑप्ट भी वो कर सकते हैं। तो सर ये कोई मोर देन 10 हैं जो ये मेंबर्स हैं। ये नहीं सर, ये 3 साल के लिए होता है, 3 से जो नॉमिनेटेड है, जो बाय डेजिग्नेशन है वो तो ज़ाहिर है बाय नहीं सर, इसमें गवर्नमेंट करती है सर। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट जो है ना हमारी तरफ से भी प्रपोज कर दें सर और हम वोट करवा लेते हैं। ये जब यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगी असेंबली में जी प्रपोज ड्राफ्ट की, तो उसके अंदर ये जो आपका बोर्ड है इसमें 2 मेंबर्स जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स वो भी इंक्लूड करें, एक गवर्नमेंट की तरफ से और एक अपोजिशन की तरफ से। राइट। अस्सलाम वालेकुम। इस पे एक सब वोट करवा लें। वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 25 में सेक्शन 25 में आपने कोई अमेंडमेंट प्रपोज की है? नहीं हमने नहीं, इन्होंने नहीं। उसमें सर गुजारिश ये है कि एक रूल है जो हमें रोकता है कमेटी को कि सिर्फ उन आप क्लॉजेस को देख सकते हैं जो आपके सामने हैं, जो आई हैं आपके सामने ना। अगर सेक्शन 25 में कोई अमेंडमेंट है, 25 है वो सेक्शन, Yes. तो सेक्शन 25 में एक अमेंडमेंट है आपकी, फिर कर सकते हैं सर, फिर कर सकते हैं। जी जी, सेक्शन 25 में क्लास 9 में अमेंडमेंट 9 में है। जाएं जरा आप। जी 9 में है, वही मैंने देख ली। जी एक मेंबर ऐड हो रहा है सर। जी इसमें जो है वो आप वो जो है ना उसमें ऐड कर दें, बिल्कुल जी, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सेक्शन अंडर कंसिडरेशन ना होता तो फिर हमारी मजबूरी थी। ये इसमें ऐड कर दें जी, वो जो एक स्टैंडर्ड प्रोविजन है मेंबर्स ऑफ असेंबली की, मेंबर्स असेंबली की 2 कर दें, एक गवर्नमेंट लेकिन उसमें एक इशू सर ये आएगा कि उसको हेड कर रहे हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के, तो ये देख लें सर आप। नहीं, उसमें ऑलरेडी आपने जितने पहले भी बोर्ड्स बनाए हैं उसके अंदर भी सब में वही कर रहा नहीं चीफ मिनिस्टर है। आपने जो CCD का एपलेट बोर्ड बनाया है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बहरहाल अगर मेंबर्स को कोई जिसमें इतराज़ मिनिस्टर को आपने मेंबर रखा हुआ है, उनके खिलाफ अपील जो है जी, जी। अगर आपने करनी है वो चीफ सेक्रेटरी ने सुननी है, मिनिस्टर जो सीनियर है पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर वो उसके अंदर तो उनके बिल्कुल खिलाफ ठीक अपील है। लाए करनी, तो उसमें इशू कोई नहीं। सेक्रेटरी हेड जो है जिसमें उसमें कर दें, कोई कर दें, कोई मेंबर्स को कोई इतराज़ नहीं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। जी राइट। और सर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर साहब। जी, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। जी राइट। क्या लगे इधर आ सर जाइए। मेरे ख्याल में चूँकि ये ड्राफ्ट को देखते हैं। इस पे वोटिंग तो नहीं करवानी है? चल जी चलें आगे चलें। राइट। एक सर छोटी सी अमेंडमेंट ये है कि जब कोई बॉयलर नया रजिस्टर होने के लिए आता है तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये है कि जी हमारी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी ये प्राइवेट फर्म्स होती हैं जिनको हमने रजिस्टर किया होता है, जो बेसिकली हमने प्रेशर वेसल्स के लिए जो छोटे छोटे वेसल्स हैं उनके लिए रखा हुआ है कि वो उनको खुद रजिस्टर करती हैं, आउटसोर्स किया हुआ है। तो उस साथ में ये भी है कि वो जो एक नया बॉयलर है या कोई पुराना बॉयलर को मॉडिफाई किया गया है तो उसकी इंस्पेक्शन भी वो करती हैं, और वो एक काइंड ऑफ तो एग्जिस्टिंग एक्ट में लिखा हुआ है कि अप्रूवल देती हैं। हम उसको चेंज करके रिकमेंडेशन करना चाह रहे हैं कि वो रिकमेंडेशन दें, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन का इख्तियार चीफ इंस्पेक्टर का है। तो अगर वो अप्रूवल वो इंस्पेक्शन अथॉरिटी अप्रूवल वो दे रही हैं, फिर सब प्रैक्टिकली तो चीफ इंस्पेक्टर ही करता है। ये सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं ना? जी जी। जी। सर जो एग्जिस्टिंग है ना सेक्शन 7 का सब सेक्शन 4, वो ये कहता है द चीफ इंस्पेक्टर ऑन रिसीट ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्पेक्शन अथॉरिटी शैल रजिस्टर द बॉयलर और प्रेशर वेसल एंड असाइन अ रजिस्ट्रेशन नंबर। हम ये कह रहे हैं कि अप्रूवल की बजाय
इसको वो ऑन रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट में चेंज कर रहे हैं कि वो एक उसकी रिकमेंडेशन हो जाएगी, थोड़ा कानून सीधा हो जाएगा सर। ठीक। नेक्स्ट। ये जो सर 11 है सर, ये बेसिकली वो जो पहले हमने सर 6 पढ़ा था, ये उसका एक तरह का एक मिरर रिफ्लेक्शन है कि आप उसमें तो ये था कि आप वो नहीं चला सकता ओनर बॉयलर जब तक ये शराइत पूरी ना हो। यहाँ ये है कि अगर वायलेशन करेंगे तो आप उसके एक्शन ले सकते हैं, यानी उसका रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन 11 में हम ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं कि इसका सब सेक्शन डी है, where no such rules have been made if the boiler is in the charge of a person who is not maintaining the boiler in accordance with standard operation procedures। ये एग्जिस्टिंग है कि अगर बॉयलर को चलाया जा रहा है SOP के ख़िलाफ़ तो हम रिवोक कर सकते हैं। इधर हम ऐड कर रहे हैं SOP के साथ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। सो अगर ऑर्डिनेंस ने भी कोई स्टैंडर्ड्स और प्रोविजंस दी हैं तो उनकी खिलाफ वर्जी अगर हो रही है तब भी हम रिवोक कर सकते हैं। तो वो जो फ्यूल का इस्तेमाल है वो एक स्टैंडर्ड बन गया, तो अगर उसकी वायलेशन हो रही है तो हम रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। नहीं, वो आपने इस लॉ में तो दिया नहीं हुआ, वो तो आपने जो है उसके अंदर करना है ना, जो आपके जो बोर्ड है रूल्स होंगे या बोर्ड उसको डिफाइन करेगा। बट वो बोर्ड को सर इख्तियार दे रहा है कि फ्यूल का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल उधर कर दिया कि फ्यूल का जो इस्तेमाल है बोर्ड जिस तरह स्टैंडर्ड सेट करेगा उसके मुताबिक किया जाएगा। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टैंडर्ड या प्रोविजंस वायलेट हो रही हैं तो फिर आप रिवोक कर सकते हैं। असल में सर हमने थोड़ा डिफरेंट लिखा था, हमने लिखा था कि अगर सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ हो रहा है तो उसको कर लिया जाएगा, बट लॉ डिपार्टमेंट ने इस तरह से उसको कर दिया, जनरलाइज कर दिया थोड़ा सा उसकी वेटिंग करते हुए। क्लैरिटी से लिखने में क्या इशू था लॉ डिपार्टमेंट को? अब ये वो सर मैं लॉ डिपार्टमेंट का एक्चुअली इशू होता है कि सब स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है लॉ डिपार्टमेंट के कि सब स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है, और इसीलिए वो जो सेफ्टी बोर्ड है उसको फिर कानून के अंदर इख्तियार दे दिया गया कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आज हमें पता चले कि जो फ्यूल अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने अलाउ किया हुआ है, बाद में कोई रिसर्च आती है कि जी ये बड़ा मुज़र सेहत है, इसको बंद कर दिया जाए, तो वो सेफ्टी बोर्ड फिर वो लेके बेसिकली जो है ना उस लेके चीज़ को लेके इस्तेमाल करेगा। दूसरा ये जो इन्होंने बात की है स्टैंडर्ड्स एंड प्रोविजंस की, ये हमारे जितने भी कवानीन हैं, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एनवायरनमेंट की रेगुलेशंस की भी बात कर रहा हूँ। उसमें ये तो उन्होंने बता दिया गया है कि जी ये चीज़ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लेकिन बहुत सारे कवानीन पे जब हम उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी एक्शन लेने का सोचते हैं, बंद करने का सोचते हैं या उस पर कोई पेनल्टी लगाने का सोचते हैं, तो वो उस तरह डिटेल में उसका अख्तियार नहीं है। मसलन अभी आजकल हम एक देख रहे हैं केस, इंडस्ट्री का भी उससे ताल्लुक़ है। हडियारा ड्रेन के अंदर अफ्लुएंट ड्रेन हो रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने अपने एक्ट के तहत कहा है कि जी आप दरिया के अंदर या नहर या कनाल के अंदर अफ्लुएंट लेके ड्रेन नहीं कर सकते, लेकिन उसके आगे वो क्या कर सकते हैं वो उस पर उस तरह की क्लैरिटी मौजूद नहीं है। तो ये जो इसने जो ये जो अभी हम प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि पहले तो था प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग द बॉयलर, अगर आपने ठीक मेंटेन किया हुआ है तो आप पे कुछ नहीं होगा, अगर आप उस प्रोसीजर को वायलेट कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। ये सिर्फ उसमें ऐड कर रहे हैं कि अगर वो कोई किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक भी उसको लेके नहीं मेंटेन कर रहा, यानी कि फ्यूल नहीं ठीक इस्तेमाल कर रहा या कोई और स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड हम आगे कोई मज़ीद सेफ्टी बोर्ड कोई और स्टैंडर्ड बेसिकली नोटिफाई कर ले, तो उस लेके सूरत में भी वो उसके लाइसेंस या उसकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। लाइसेंस रिवोकेशन के अलावा आप लोगों ने इसके ऊपर कोई और पेनल्टी इंपोज की है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है? इसमें प्रोसिक्यूशन भी है, वो फिर अदालत में केस भेजा जाता है, जब एक्ट की ऑर्डिनेंस की वायलेशन हो तो प्रोसिक्यूशन भी होती है सर। पेनल्टी नहीं होनी चाहिए आप लोगों के पार्ट से, जिसे वो अदालत फिर इम्पोज करती है। हमारे पास इख्तियार है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का और उसका बॉयलर सील करने का, और उसकी मतलब फैक्ट्री को भी हम कुछ कर सकते हैं। उसको वार्निंग तो पहले देनी चाहिए आप लोगों को। सर वो तो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है सर। किसी भी लॉ की एप्लीकेशन में क्या हमें पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, एडवाइस करनी चाहिए, ये तो ज़रूरी होता है। लेकिन सर अगर कहीं बस्ट हो गया है बॉयलर, हो गया वो तो फिर उसमें तो जाहिर है फिर एक्शन लाजमी बनता है सर। नहीं, हम सिर्फ बस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हम आपसे कह रहे हैं कि अगर माइनर सबस्टैंडर्ड फ्यूल को बंदा यूज़ कर रहा है जी, उसको अगर आप फॉर एग्जांपल रिवोक कर देते हैं लाइसेंस, तो उसके पास मैकेनिज्म है इसमें दोबारा लाइसेंस अप्लाई करने का? जी सर, मतलब रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल जब हो वो सकती दोबारा है। रजिस्ट्रेशन बहाल करवा सकता है तो मिनिमम कोई ना कोई पेनल्टी, कोई ना कोई चीज़ तो उसको इम्पोज करनी चाहिए ना आप लोगों को। एज अ डिपार्टमेंट आप लोगों की फेवर की चीज़ है, हमारे लिए तो नहीं है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपना ओपिनियन दे दें। सर राइट ऑफ अपील है बोर्ड के पास, बोर्ड के पास अपील लेकर आ सकता है बंदा। सेफ्टी बोर्ड के पास, जी सेफ्टी बोर्ड के पास। सेफ्टी बोर्ड के पास। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलें, आपने एक दफ़ा रिवोक कर दिया, जी उसके बाद वो दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? जी सर कर सकता है। नहीं, कैसे आप उसको करें? तो अगर एक उसको फिर दफा आपने लाइसेंस इस वो किया है, कानून का फ़ायदा तो कोई भी ना हुआ ना। सर इसमें मैं मतलब पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड वेयर चीफ इंस्पेक्टर विड्रॉल्स और रिवोक्स अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल ऑर्डर ऑन द सेक्शन को पढ़े आप? सर ये ओरिजिनल जो एक्ट है उसका सेक्शन 13 का डी का प्रोवाइजो है। ही शैल कम्युनिकेट, जी सर, he shall communicate to the owner of the boiler the reasons in writing for the withdrawal or revocation. An order shall not take effect until the expiry of 15 days from the receipt of such communication. The owner shall have the right to appeal to the board against the order of the chief inspector. अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली इस पे इतनी क्विक जो आप देख रहे हैं ना गुंजाइश क्यों दी गई है, क्योंकि बॉयलर इंडस्ट्रियल प्रोसेस का बड़ा एक कलीदी एलिमेंट होता है। आप किसी का बॉयलर सील कर दें, उसकी पूरी प्रोसेस लेके रुक जाती है। मतलब है आप ऐसा है कि आप कार का जो है ना स्पार्क प्लग निकाल दें और बस काम ख़त्म हो गया। और ये जब 2002 में उस वक़्त जब ये ऑर्डिनेंस आया था, ये 2002 का ऑर्डिनेंस है, मैं उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी था फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मैं मीटिंग में था, चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त जो इशू था वो ये था कि लोग तंग आए हुए थे कि जी ये जो बॉयलर लेके रजीम है ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकता है, ये इंस्पेक्टर बार बार आते हैं, हम पे जुर्माने करते हैं और हमारी लेके जो है ना प्रोसेस को, उस वक्त तो बिल्कुल इनको विड्रॉ कर दिया गया था। इंस्पेक्टरेट का जो काम था वो काफ़ी हद तक इन्होंने लेके विड्रॉ लेके किया, कोई 10, 12, 13 साल तक। वो तो जब एक्सीडेंट्स होने लगे फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्टरेट को ज़रा थोड़ा सा फिर से बीफ अप किया गया। लेकिन ये जो इतना इसमें ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई सिविल अदालत है और ये क्रिमिनल अदालत नहीं है, वो इसलिए है कि जो बॉयलर है अगर वो सील हो जाता है दैट इज़ मोर देन अनफ। अगर आज आप मैं पैकेजेस इंडस्ट्री का लेके जो है ना बॉयलर लेके सील कर दूँ, उनका पल्प मेकिंग प्लांट रुक जाएगा, दे कैन नॉट मेक पल्प। उसके बाद उन्होंने दोबारा कैसे उसको रिस्टोर करेंगे, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसको दोबारा रिपेयर करके दोबारा कैसे वो एनओसी, वही सारी सर्टिफिकेशन लेंगे कि दोबारा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे और दोबारा मिल जाएगा, दोबारा फिर वायलेशन करेंगे फिर ये सील कर देंगे उसको, और सर इसमें लाइसेंस रिवोक करेंगे, फिर वो दोबारा इनको कंप्लायंस के लिए सर्टिफिकेट्स दे देगा, फिर वो खुल जाएगा। सर मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, देखिए अब ये 2-3 स्टेजेस हैं सर। पहली स्टेज है वार्निंग दी और फिर अगर वो ठीक नहीं किया तो उस पर हमने सील कर दिया, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दी। उससे अगली स्टेज है प्रोसिक्यूशन, कि हम अदालत में वो अपना लेके जाएं इस्तिगासा और फिर उनके खिलाफ केस चलाएं, वो अदालत से फिर सज़ा होगी। अब ये 3 स्टेजेस अगर कोई 3 स्टेजेस भी नहीं करता तो फिर तो सर वो डिजर्व भी नहीं करता कि उसका। कौन से सेक्शन में और क्या है ज़रा वो भी इलैबोरेट कर दीजिएगा। सर ये पेनल्टीज़ वाला सेक्शन है सर 20 जो एग्जिस्टिंग लॉ है। इसमें नंबरिंग भी कर दें ताकि हमारे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए ढूंढने में। अच्छा, उसका ठीक है, वो तो एक है ना सर। वो एक्चुअली जब भी ये अमेंडमेंट होती है ना, इसको ओरिजिनल लॉ से लेके जो है ना कॉरस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब अपना अमेंडमेंट बिल लेके लाते हैं ना तो वो सिर्फ अमेंडेड पोर्शंस को ही लेके वो साथ आपने दिया वो उसी को देखिए। इसमें 21 भी है सर जिसमें डिफरेंट पेनल्टीज़ दी गई हैं। क्या क्या है पेनल्टीज़? वो सर सिचुएशन के मुताबिक है। एनी पर्सन हु यूज परमिट्स टू बी यूज्ड अ बॉयलर
of which he is the owner, which has been transferred from any province without such transfer having been reported as required by the section 6. ये सर ढेर सारी करके एंड में सर है shall be liable to punishment with imprisonment which may extend to 2 years but which shall not be less than 3 months and fine which may extend to 400,000 rupees but not less than 50,000 rupees. यानी जितनी उन्होंने situations दी हैं A से लेकर I तक, उनमें यह है कि अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो इनमें से किसी रेंज में पनिशमेंट दे सकती है सर। ये 21 की बात कर रहे हैं जी सर 21 की और अगर सर खुदा न खास्ता इसके बॉयलर की नॉन मेंटेनेंस की वजह से कोई डेथ आती है या कोई बड़ा मैसिव प्रॉपर्टी डैमेज किसी और का हो जाता है तो बाकी कानून भी इस पे लागू हो जाएंगे, विच आर मोर इन द नेचर ऑफ लेके क्रिमिनल ऑफेंस। बाकी लेके जो है ना शिकों में यूजली ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल वेसल जो है जिसको बॉयलर है उसकी कंट्रोल, उसकी सेफ्टी और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने का ये कानून है। उसके जो लेके लवाजमात हैं अगर आप उसको लेके नहीं मेंटेन करते तो उसकी लेके सज़ा है। लेकिन जो हम लेके बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस में होता है कई ममालिक में कि अगर 3 बार आपका ट्रैफिक ऑफेंस कोई सीरियस नेचर का हो जाए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंटली रिवोक लेके कर दिया जाए। भी कर देते हैं, उसके पॉइंटिंग होती है, उसकी पॉइंटिंग वगैरह लेके बेसिकली होती है। पॉइंट वो अच्छा इसमें सर ज़रा थोड़ा सा मैं ये बात बता दूं कि ये जो हमारी बॉयलर की इंडस्ट्री है ये सिर्फ एक ख़ास इंडस्ट्रियल सेक्टर तक नहीं है, ये छोटे कारोबार भी इस तरह के बॉयलर्स वगैरह लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है। अब अगर हम उनको बिल्कुल ही रिवोक कर दें तो वो तो हम उस शख्स को भी लेके रिवोक कर रहे हैं फ्रॉम मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल ही देन लेके डिसाइड्स कि जी मैं बिल्कुल सेफ्टी कंप्लायंट हूँगा और आगे कोई गलती नहीं होगी, तो थोड़ा सा हमें ज़रा इसको ऑन द ग्राउंड इसको प्रैक्टिकली भी लेके बैलेंस करना पड़ता है। वही चाहते हैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बिल्कुल इतना एक्सट्रीमिस्ट ना हो ताकि लोगों के लिए दोबारा नहीं वो वही बात है ना कि मतलब इस तरह सर मैं आपको बात बताता हूँ होना क्या है। हम तो सर्विस में हैं, वो इंस्पेक्टर जाएगा वो उसको 3 बार पेनल्टी लगाएगा, जब तीसरी बार उसकी पेनल्टी लगाने होगा वो कहेगा अब तेरी पेनल्टी लगी तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा, तो फिर तो एक बिल्कुल ही उसके लिए तो एक वो लेकिन सवेर सी लेकिन सिचुएशन हो जाएगी। तो कानून बिल्कुल होना चाहिए, दस्तरस कानून की हरकत होनी चाहिए, उसको जरा थोड़ा सा बात है कि कानून तो हमारा बेहतर हो रहा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना असल बात है कि वो बेहतर होनी चाहिए। ये अच्छा ये बात जो है वो बेहतर नहीं हो रही माजरत के साथ। ये इंस्पेक्टर जो जाता है ये सर ठीक है 10,000 रुपया लेके वापस आ जाएगा, ये सर ठीक तो बस इस चीज़ की तकलीफ है और तो कोई बात ये जो बात है ये सर एक हमारा सर जो ऑल्ट्रेशन का है उसमें यह है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्जिस्टिंग ये है इंश्योरेंस कंपनी से वेरीफाई कराएगा, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, माइनर चेंज है कि इंश्योरेंस कंपनी की बजाय वो जो हमारी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ हैं यानी जो हमारी फर्म्स हैं उनमें से किसी फर्म से वो उसको वेरीफाई करा। दोबारा ज़रा समझाइएगा इंस्पेक्शन अथॉरिटी से क्या मुराद है आपकी? हमने सर कोई 12 के करीब फर्म्स जो हैं प्राइवेट फर्म्स आज से 2-3 साल पहले उनको रजिस्टर किया था, ठीक है, प्रेशर वेसल्स के लिए, और उन्हें इंस्पेक्शन अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया। तो इस एक्ट में ऑर्डिनेंस में कुछ और मकामात पे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को इंस्पेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है। अच्छा, उनका अगर वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल गलत इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो हम उन्होंने उनकी दे दी है, जी हम उनकी रजिस्ट्रेशन जो हमारे साथ है उसे कैंसिल कर सकते हैं। नहीं उनके लिए तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज भी होने चाहिए, नहीं सिर्फ रेवोकेशन इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। बट आपको पता है यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर जब हम प्राइवेट लोगों को इंगेज करते हैं तो वो वाले काफ़ी चीज़ें, इवन फॉर दैट मैटर ये जो हम वीज़ा सेंटर्स के अंदर जाते हैं बाहर लेबर के लिए ख़ास तौर पे वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो 2-2 लाख 5-5 लाख दे के सारी करवा रहे होते हैं। इवन जो सुभानी साहब ने बात की है कोविड के अंदर भी आपने ख़ुद भी ऑब्जर्व किया होगा, बिकॉज आप लोग समवट कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे इसके अंदर, उसके अंदर भी यही चक्कर था कि किसी ने 5,000 दिया 10,000 दिया तो वो सर्टिफिकेट्स बन रहे थे आपके कोविड की वैक्सीन के। तो इसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए अगर कोई बंदा उस अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हुए, जब आप लोग भी वेरीफाई करेंगे कि रिपोर्ट गलत थी, बिकॉज फिजिकल इंस्पेक्शन में आपको तो समझ आ जाएगी ना उसकी। जनाब चेयर माजरत के साथ ये एक बंदे का लाइसेंस जो एजेंसी जो आप कह रहे हैं जिनको उनको रिवोक करते हैं वो किसी दूसरे नाम से दोबारा कर देगा, उस बंदे को पेनल्टी होनी चाहिए ताकि उसको कम से कम सिर्फ लाइसेंस रिवोक करना कोई बात नहीं है, सर, बेटे के नाम से दोबारा अप्लाई कर देगा। हमने रजिस्टर किया हुआ है फिर इसके लिए कोई प्राइवेट की बजाय कोई इनके अपने अदारे की इंस्पेक्शन होनी चाहिए, ये प्राइवेट कंपनियों से नहीं होनी चाहिए।
सर हमारी भी है, क्योंकि हम बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं तो बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि ये कितना वहाँ इनके इंस्पेक्टर जाके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये क्या कर कितना रहे हैं, ब्लैकमेल उनके करते हैं लिए ये। क्या, उसका क्या फार्मूला है। तो इसके लिए ये इंश्योर करें ना कि ये बॉयलर लग सकता है, ये पास है, ये नहीं पास है। ये आपके डिपार्टमेंट के बेनिफिट की बात है। हम तो आप लोगों को पावरफुल करना चाह रहे हैं, जैसा सेक्रेटरी साहब ने पहले बात की कि जी उस वक्त इंक्लिनेशन नहीं थी लेजिस्लेचर की इस तरफ के जी आप लोगों को पावर्स दी जाएं। जी हम तो ये सारी चीज़ें आपके बेहतरी के लिए कह रहे हैं, डिपार्टमेंट किसी तरह बेहतर फंक्शन कर सके। इसके ऊपर ज़रा जेन्युइन अपना ओपिनियन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को एक सेकंड के लिए छोड़ के ना साइड पे रख के करें। आप उस पर हमें ज़रा कमेटी सर, अब को हम प्राइस दो चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है बॉयलर की रजिस्ट्रेशन और एक है ये हम जो फर्म की बात कर रहे हैं। एक तो हमने फर्म को बॉयलर फर्म को नहीं दिया, यानी बॉयलर्स हम समझते हैं सेंसिटिव मैटर है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हम खुद करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन भी हम खुद करते हैं। वो जो सर कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर ठीक काम नहीं करते, सर वो वही है जो हमारे हर महकमे का मसला है कि जाहिर है करप्शन और एक बदउनवानी है सारी, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक चले ये कमजोरी है। आपने खुद ही तस्लीम कर लिया है यहाँ मीटिंग में, तो ज़रा इसको बेहतर कर लें। जी इंशाल्लाह सर, कोशिश कर रहे हैं तो सर। यही हो सकता है। अब जिस मकसद के लिए हमने करते सर हुए एक हैं, वो बिल के तरफ जी हाँ, focus हमने करें, सर ऐसा चैप्टर खोला एक जाएगा। ऐप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं जिसमें रियल टाइम उसकी इंस्पेक्शन जब वो जाएगा मौके पे तो उस वक्त उसके सारा डेटा जो है रियल टाइम ऐप के थ्रू आएगा। अच्छा सर, तो ये जो फर्म की सर जहाँ तक बात है, सर फर्म देखें, एक तो फर्म्स जो है बड़ी स्टैंडर्ड फर्म्स हैं और बड़ी स्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं जो बॉयलर्स की हमने प्रेशर वेसल्स के लिए हायर किए हैं, वो और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो एक हमारा ये उन्होंने हमारे साथ भी इनलिस्ट हो गए हैं। ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस इंसेंटिव नहीं है उनके लिए, सिर्फ वो चूँकि इस बिजनेस में है तो साथ में उन्होंने ये भी कर लिया है। अगर उस फर्म की रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़े एक उसके लिए डिसइंसेंटिव होगा कि वो इसको काम करे। लेकिन फ्यूचर में सर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सर फिर रूल्स में अमेंड करवा लेंगे, इस चीज़ को रूल्स में डाल लेंगे, किसी किस्म की पेनल्टी जो है सर। नहीं तो आप इसमें मेन लॉ में क्यों नहीं लेके आते? हर चीज़ हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्योंकि में क्यों लेके सर जाना ऑर्डिनेंस में फिलहाल इंस्पेक्शन अथॉरिटी की रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, यानी ओरिजिनल ऑर्डिनेंस में इंस्पेक्शन अथॉरिटी को रजिस्टर करने का प्रोसीजर नहीं है, वो रूल्स में है। सर मैं ये इस पे करूँ, ये आपका बात बहुत वाज़ेह है। हम भी जब लॉ बनाते हैं हम भी ये सोच रहे होते हैं कि इसको लॉ एक्ट में या ऑर्डिनेंस में लाएं या इसको रूल्स में लाएं। रूल्स की उसकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल कैबिनेट होती है, और जो लॉ होता है उसकी प्रोविंशियल असेंबली होती है। लेकिन कभी कभी हमें रूल्स के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं एज़ पर लेके द नेचर, एज़ पर दी स्पेसिफिक लेके सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट लेके चेंज होते रहते हैं। तो उस वक़्त अगर बहुत सारा जो आपके ऑपरेशनल मैटर्स हैं या जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो अगर लॉ का हिस्सा लेके बन जाएंगे तो फिर अगर उसमें कोई खम रह जाएगा तो फिर बार बार आपको असेंबली पे बेसिकली लेके जाना पड़ेगा उस लॉ को चेंज करने के लिए। इस तरह कैटेगराइजेशन होती है। लॉ होता है, फिर रूल्स होते हैं, फिर बाय लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। बाय लॉज एंड रेगुलेशन तो सेक्रेटरी के लेवल पे भी लेके नोटिफाई हो जाते हैं, और ये लेके रखा ही इसलिए लेके जाता है कि एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, क्योंकि कभी कभी ऑपरेशनल नेचर की चीज़ें आपको उसी वक्त लेके उसमें कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है कि क्या वो इंस्पेक्टर ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कोई लॉ का ऐसा लूप होल है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, लॉ के लूप होल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसको फिर ये सेक्रेटरी का फ़र्ज़ होता है और डायरेक्टर जनरल का फ़र्ज़ होता है कि फिर वो अपने रूल्स के अंदर इस तरह की अमेंडमेंट लेके मूव करे जिससे उसकी ये कोई डिस्क्रेशनरी पावर को हम किसी तरह ट्रांसपेरेंटली लिमिट कर सके, तदारुक कर सके। अगर आप लॉ के अंदर लाएंगे तो कभी कभी डिस्क्रेशन के अच्छे फ़ायदे भी होते हैं। ये मैं अपने नौकरी के लेके तजर्बे पे लेके बता रहा हूँ। कभी कभी आप ही लोग हमें आके कहते हैं कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, वो आप बेसिकली हमें कह रहे होते हैं कि आप अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें। अगर इसको आप सबको सारी चीज़ों को लॉ में ले आएंगे तो मैं आपको बताऊं फिर सिविल सर्वेंट्स के लिए बड़ा इजी काम हो जाएगा। हमारा बहाना होगा, हम कहेंगे ये कानून है जी, मैं तो कानून के मुताबिक कुछ कर नहीं सकता। और ये इसी तरह के बॉयलर्स के एक्सीडेंट, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो 4 महीने हुए हैं। बॉयलर्स के एक्सीडेंट की जो नौयत है और नेचर है वो इतना डिफरेंट होता है। कभी ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है,
कभी ये मालिक की लापरवाही होती है, कभी इसमें वर्कर या जो उसको मेंटेन कर रहा होता है उसकी लापरवाही होती है। और ये जो आसिफ अभी आपको बात बता रहा था ना कि ये टेक्निकल कमेटी और ये सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरा होता है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में कि वो एविडेंस ही गायब हो जाता है। कि जब तक आप जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने कि ये मरता तो इसमें कोई मजदूर ही है, कोई गरीब आदमी लेके मरता है, मालिक को कुछ नहीं होता। जब आप उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उस वक्त तक वो एविडेंस वगैरह सारा गायब हो गया होता है। एंड देयर इज़ हार्डली एनी सिविल और क्रिमिनल इम्प्लीकेशन एज फार एज दी ओनर ऑफ दैट इंटरप्राइज इज़ कंसर्न। तो हमारी तो ये लेके बेसिकली कोशिश थी कि इसको बहुत ज़्यादा लेके कम्बरसम बनाया गया था लॉ के अंदर, हम उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं लॉ के अंदर, ताकि जो लेके कमेटी इमीडिएटली जाए 24 घंटे में उसको इंस्पेक्ट करे, अपनी रिपोर्ट दे, FIR दर्ज करानी है, पुलिस का कोई उस पर कार्रवाई करनी है ताकि फौरी तौर पे उसकी कार्रवाई हो। नहीं मतलब वो सारी सेक्शंस जो हैं वो डीजी साहब ने भी बता दी और हम तो उस पर एग्री कर गए हैं, आपकी किसी चीज़ पे हमने एतराज़ नहीं कि ये प्रपोजल है और अगर आप इसको रूल्स में भी लेके जाना चाहते हैं तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको रूल्स में बिल्कुल लेके लाना चाहते हैं और रूल्स को हमें अब लेके रिवाइज करना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिएगा शेख साहब, ये कमेटी की ऑब्जर्वेशन ही इसको रिकमेंडेशन समझें और ये हमारी तरफ से हम रिकमेंड कर रहे हैं कि करके पॉजिटिवली आपने हमें ये इसके ऊपर फीडबैक देना है। मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। जैसे कि हमने आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन जो मेरी सेंस ने काम किए कि जो अमेंडमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर 2 MPs होने चाहिए, तो क्यों नहीं उसमें थोड़ी सी और के चैम्बर भी अपने 2 बंदे दे। चैम्बर है मैडम, चैम्बर ऑलरेडी है। थैंक यू। और आगे जी इसको जो है ना आसिफ साहब, ये आपने अब पॉजिटिवली विद इन नेक्स्ट 60 डेज जो है ना कमेटी को अप्राइज करना है कि आपने रूल्स में क्या अमेंडमेंट की है इस हवाले से। जब पास हो जाएगा ना सर, क्योंकि हमने रूल्स में कुछ और भी चेंजेस करनी है, वो तो आपने करनी है, ये वाली आप उसमें डालनी है, ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। यानी इंस्पेक्शन अथॉरिटी को जी तो पेनल्टी के हवाले से जी जो आपने उसमें वेंडर्स जो है एंगेज किए हुए हैं हमारी फर्म्स हैं जी हमारे पास जिनको हमने लिस्ट किया है ऐसी, तो अगर वो कोई वायलेशन करती हैं, खराबी करती हैं, तो नहीं वायलेशन नहीं, उनकी अगर फेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, बिकॉज उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है दैट इज मैंडेटरी, हाँ उसको थोड़ा सा कैटेगोरिकली मेंशन कर दीजिएगा उनको कोई पेनल्टी जो है जी। सेक्शन 16 है जो वही जो एक्सीडेंट के हवाले से है सर, उसमें हमने सर पूरा सेक्शन ही रिप्लेस कर रहे हैं सर। जो सर एग्जिस्टिंग सेक्शन है वो सर हमें जो प्रोसीजर देता है सर वो ये है कि जब एक्सीडेंट होगा तो उसके बाद ओनर रिपोर्ट करेगा इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्शन अथॉरिटी को, और वो रिपोर्ट जो है वो एडहॉक टेक्निकल कमेटी को भेजी जाएगी और एडहॉक टेक्निकल कमेटी जो है वो फिर जाएगी, एग्जामिन करेगी, रूट कॉज तक पहुंचेगी और फिर वो अपनी जो है रिपोर्ट बोर्ड को देगी। वो आपने जो है उनको मैंडेटरी कर दिए कि ओनर ने आपको करना है जी। हमने ये कहा कि जी ओनर हमें इंस्पेक्टर को या हमारे चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेगा, वो उसको एग्जामिन करके मुझे पुटअप करेगा डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल एक छोटी सी कमेटी बनाएगा जो फ़ौरन जाके मौके पे विजिट करेगी और अपनी रिपोर्ट बनाएगी और फिर हम बोर्ड के सामने रिकमेंडेशंस लेकर सर जाएंगे। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस को और क्विक करने की कोशिश की है। नहीं वो इंस्पेक्टर को करेगा, डिप्टी को, एडिशनल को या चीफ को? सर वो हमने सर सारी ऑप्शन दे दिए हैं सर, क्योंकि मौके यानी उधर लोकल लेवल पे इंस्पेक्टर है सर, बट अगर वो हमें इधर हेडक्वार्टर में किसी डिप्टी को या चीफ को भी कर देता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बस रिपोर्ट उसकी तरफ से आनी चाहिए। आगे चलो नेक्स्ट, ये सर बाकी उसका प्रोसेस है सर कि हमारा अच्छा इस एग्जिस्टिंग लॉ में हमारा जो इंस्पेक्टर है उसकी रिपोर्ट भी नहीं है। हमने कहा जी इंस्पेक्टर तो फौरी रिपोर्ट अपनी देगा। नेक्स्ट, और अगर ये नहीं करते फिर क्या है इसमें? सर फिर वही है जो डिफरेंट जो सेक्शन 21 हमने देखा ना अदर पेनल्टी, अच्छा वही पेनल्टी, हाँ वो उसी में से एक अप्लाई हो जाएगी। और इस पर तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो सकती है क्योंकि ये एक कानून के तहत काम कर रहा है लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और अगर वो उस कानून को फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर तो पीड़ा पूरा लेके वो तो अगर हमारे सर नहीं, वो तो आपके स्टाफ के ऊपर है ना, मैं ओनर सर अगर नहीं रिपोर्ट करता उनकी बात कर जी सर। ओनर जी अच्छा सर नेक्स्ट जो है सेक्शन 25 में सर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड है जिसकी सर बात हुई है अभी,
तो जब ये बात हुई कि फ्यूल का इस्तेमाल और चूँकि उसका इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ है, तो फिर ये सवाल आया कि आपका बोर्ड कैसे डिटरमिन करेगा कौन सा फ्यूल ठीक है कौन सा नहीं है। तो फिर ये फैसला किया गया, हमें डायरेक्शन दी गई कि आप कोई टेक्निकल बंदा भी बोर्ड में ऐड करें जो इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को जो है उस पर अपनी ओपिनियन दे सके, एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके। तो ये सर फिर ऐड किया गया है, अ टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज नॉट बिलो द रैंक ऑफ BS 18 नॉमिनेटेड बाय सेक्रेटरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। सर वो भी हमारा सर मेंबर होगा, सेक्रेटरी साहब जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के, वो हमें अपना कोई ऑफिसर जो है जो टेक्निकल बंदा है वो नॉमिनेट कर देंगे, तो हमारे सेफ्टी बोर्ड में वो अपनी हमें हेल्प करेगा। ठीक है। इसमें एनवायरमेंट कमेटी ने जी सर, वो आपने 2 MPS के सर। जी नेक्स्ट, ये सर एडहॉक टेक्निकल कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसको सर हम डिलीट करा रहे हैं सर नेक्स्ट, क्योंकि इसका और कोई रोल नहीं है सर पूरे ऑर्डिनेंस में। नेक्स्ट, ये भी आगे सर एडहॉक टेक्निकल कमेटी एक जगह उसका जिक्र था, तो उस लफ्ज़ को डिलीट कर रहे हैं। और नीचे जो है सर हमारे सेक्शन 29 है कि बोर्ड जो है रूल्स बना सकता, गवर्नमेंट जो है सर वो रूल्स बना सकती है डिफरेंट। तो उसमें हम सर ये ऐड कर रहे हैं कि फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरीज इनटू एक्सीडेंट्स, यानी अभी हमारे एक्सीडेंट इंक्वायरी के रूल्स नहीं हैं, तो हम जब अब रूल्स अमेंड करेंगे तो उसमें ये भी डाल देंगे रूल्स इंक्वायरी के प्रोसीजर जो है सर, तो वो गवर्नमेंट को यानी एक तरह से इख्तियार जो है इसमें ऐड कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, बस ये सर बस। तो ठीक है, ये वाला बस ये जो अमेंडमेंट आपको बताई है इसके साथ ये अप्रूव कर दीजिए भाई। जी राइट, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दूसरा रिकमेंडेशन आपके पास है, उसके अंदर आपने पॉजिटिवली हमें बताना। जी राइट सर बस ये अभी है वो सर इधर ही हो, बैठे हैं सही। अच्छा सेक्रेटरी साहब, इसके अंदर जो फिडमिक के CEO हैं वो मेरा ख्याल है ऑफिशियली आपसे छुट्टी लेके गए हैं। छुट्टी लेके उन्होंने ईद की वो जी उन्होंने जनरल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, तो उसके अंदर फिर इसको पेंड कर दें। पेंड कर देते हैं। मेरा भी सर आजकल क्योंकि वो बजट हाँ फाइनल जी, आपका भी वो काम है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद बजट तो बजट के बाद इसको रख लेता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू आसिफ आप उस लेटर के ऊपर जरा था। उसकी डेटा चाहिए। अच्छा वो मैंने